हेलो फ्रेंड्स, मैं सुमित अग्रवाल इनवाइट चैनल में आप लोगों का स्वागत करता हूं। हम लोग इंडियन एविडेंस एक्ट कर रहे थे, जिसमें अभी तक हम लोग सेक्शन 9 कवर कर चुके हैं। आज हम लोग करेंगे सेक्शन 10 कॉन्स्पिरेसी का। कॉन्स्पिरेसी को हम एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। ए, बी और सी तीन लोग हैं। दे हैव एंटर्ड इनटू अ कॉन्स्पिरेसी। तो there must be a prima facie evidence that they have entered into a conspiracy. तो यहां पर दो चीजें हमें पता लगती हैं कॉन्स्पिरेसी के लिए। there must be two or more persons, ठीक है। there must be a reasonable ground to believe, there must be a prima facie evidence that they have entered into a conspiracy. तो जब भी कोई सिविल सूट है या कोई क्रिमिनल ऑफेंस है, then at trial it has to be proved that there was actually a conspiracy. तो जब भी कोई सिविल सूट है, क्रिमिनल ट्रायल चल रहा है, तो ट्रायल की स्टेज पर हमें इस बात को प्रूव करना ही पड़ेगा कि वाकई में कॉन्स्पिरेसी एग्जिस्ट करती थी। तो कॉन्स्पिरेसी क्या है? कॉन्स्पिरेसी इज एन एग्रीमेंट टू कमिट एन ऑफेंस। तो एग्रीमेंट हमेशा दो से ज्यादा लोगों के बीच में होता है। तो ये जो कॉन्स्पिरेसी बाकी में एग्जिस्ट करती थी, हमें प्रूव करना है ट्रायल स्टेज पर। ये कैसे प्रूव करेंगे? ये हम प्रूव कर सकते हैं सेक्शन 6 की हेल्प से, सेम ट्रांजेक्शन, सेक्शन 8 की हेल्प से, प्रीवियस कंडक्ट एंड सब्सिक्वेंट कंडक्ट, या इंटेंशन को प्रूव करके। आफ्टर द इंटेंशन वाज बीन फॉर्म्ड बाय ए, एक एग्जांपल में जो है ए ने इंटेंशन बनाई है। आफ्टर द इंटेंशन बीइंग फॉर्म्ड बाय ए टू डू एन ऑफेंस, हो सकता है ए मे हैव कमिटेड टू बी एंड सी। तो कॉमन इंटेंशन बनी एक कि हाँ एक क्राइम करना है। उस कॉमन इंटेंशन में ए ने बी और सी को शामिल करा। सबसे पहले तो ए के पास इंटेंशन है कि उसे क्राइम करना है, और फिर उस इंटेंशन में उसने बी और सी को शामिल किया। तो एक कॉमन इंटेंशन बन गई, एक कॉन्स्पिरेसी बन गई। देन आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ द कॉमन इंटेंशन, व्हाटएवर इज डन, सेड और रिटन बाय ए, बी और सी, इट इज द एविडेंस ऑफ कॉन्स्पिरेसी। ये कॉन्स्पिरेसी का एविडेंस है। It is the evidence that any one of them is a part of the conspiracy. इससे कॉन्स्पिरेसी भी प्रूव की जा सकती है। इससे ये भी प्रूव होगा कि ए या बी या सी कॉन्स्पिरेसी का पार्ट थे। जैसे ए ने बी को एक लेटर लिखा, ए हैज रिटन अ लेटर टू बी टू कमिट एन ऑफेंस, देन दैट लेटर इज रेलिवेंट अंडर सेक्शन 8 as a previous conduct. After that B has bought a pistol, उसके बाद B ने एक पिस्तौल खरीद ली, it is relevant under section 10. उसके बाद C ने D को कुछ कहा कॉन्स्पिरेसी से रिलेटेड, it may be relevant under section 10 and 21 हमको हम आगे करेंगे तो हमें अच्छे से समझ में आएगा। तो हमने यहाँ पर क्या चीज देखी? हमने देखा कि there are two or more persons, there must be a prima facie case of the conspiracy, there must be a reasonable ground to believe. prima facie case का मतलब क्या है? There must be a reasonable ground to believe that there is a conspiracy. उसके बाद हमने ये देखा कि जो सिविल मैटर है, क्रिमिनल ज्यूरिस्प्रूडेंस के केस में जो कॉन्सेप्ट है कॉन्स्पिरेसी का, इट इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ रिप्रेजेंटेशन थ्योरी, या फिर डॉक्ट्रिन ऑफ म्यूचुअल एजेंसी। म्यूचुअल एजेंसी क्या होती है कि किसी एक के द्वारा किए गए काम के लिए दूसरा पर्सन जो कि उस एजेंसी का पार्ट है वो भी रिस्पॉन्सिबल ठहराया जाता है। तो ये 3 पॉइंट हो गए। उसके बाद इसमें क्या है? इंटेंशन इज फॉर्म्ड बाय एनी वन ऑफ देम। ए ने इंटेंशन फॉर्म करी थी सबसे पहले इलस्ट्रेशन में। इंटेंशन इज बीइंग फॉर्म्ड बाय एनी वन ऑफ देम। देयरफॉर दे आर रेफरिंग टू, ए ने जो लेटर लिखा है उसकी बात कर रहे हैं। देयरफॉर दे आर रेफरिंग टू द स्टेटमेंट डन और रिटन एनी वन ऑफ देम। ए ने लेटर लिखा है तो एनी वन ऑफ देम। इवन बिफोर द कॉमन इंटेंशन इज फॉर्म। कॉमन इंटेंशन फॉर्म कब होगी? जब वो लेटर बी को मिल जाएगा और बी अपनी सहमति दे देगा कॉन्स्पिरेसी में एंटर होने के लिए। तो इवन बिफोर द कॉमन इंटेंशन इज बीइंग फॉर्म्ड, आफ्टर, उसके बाद कॉमन इंटेंशन फॉर्म होने के बाद, आफ्टर द फर्स्ट टाइम इट इज एंटरटेन्ड बाय एनी वन ऑफ देम। यानी कि बी, ए बी सी में से सबसे पहले बी ने उसको एंटरटेन कर लिया, कॉन्स्पिरेसी बन गई। दो लोग शामिल हो गए ना यहां पर। यानी कि वट एवर इज सेड, रिटन और डन इज अ रेलिवेंट फैक्ट। इट कैन बी प्रूव्ड अगेंस्ट एनी वन ऑफ देम or against all because there is
एप्लीकेबिलिटी ऑफ डॉक्ट्रिन ऑफ म्यूचुअल एजेंसी। देखिए, कोई भी कॉन्स्पिरेसी होती है तो उसके मेनली 3 पार्ट होते हैं। सबसे पहले एक इंटेंशन फॉर्म होती है, फिर एक कॉमन इंटेंशन फॉर्म होती है, और उसके बाद जो कॉन्स्पिरेसी है वो ओवर हो जाती है। कॉन्स्पिरेसी ओवर कैसे हो जाएगी? जो ए ने प्लान बनाया है, या तो ए अरेस्ट हो जाए, या उस प्लान को अबेंडन कर दिया जाए, या फिर जो प्लान है वो सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हो जाए, जो ऑफेंस है वो कमिट हो जाए। तो मेनली 3 स्टेजेस हैं। मान लीजिए इस पॉइंट पर ए के पास इंटेंशन आई, ए के दिमाग में इंटेंशन आई इस पॉइंट पर कि इसको एक क्राइम कमिट करना है, ठीक है। उसके बाद उसने बी को एक लेटर लिखा, बी उस कॉन्स्पिरेसी में शामिल हो गया और कॉमन इंटेंशन फॉर्म हो गई इस पॉइंट पर। तो ये जो पीरियड 1 है, इस पीरियड में वॉट एवर इज डन बाई ए विद रेफरेंस टू बी इज रेलिवेंट अगेंस्ट ए एंड बी, ठीक है। बट वॉट एवर इज डन बाई बी इज नॉट रेलिवेंट अंडर सेक्शन 10, क्योंकि बी तो कॉन्स्पिरेसी का पार्ट ही नहीं है ना अभी। तो जो भी ए ने किया है इन रेफरेंस टू बी वो रेलिवेंट हो जाएगा ए और बी के अगेंस्ट, लेकिन बी ने जो भी किया है वो ए के अगेंस्ट रेलिवेंट नहीं होगा, क्योंकि बी अभी तक कॉन्स्पिरेसी का पार्ट नहीं था। अब हम थोड़ी देर दूर और आगे चलते हैं, पीरियड 2 में आते हैं। यहां पर हमने सी को भी शामिल कर लिया है अपनी कॉन्स्पिरेसी में। तो वॉट एवर इज डन बाई ए एंड बी विद रेफरेंस टू सी इज रेलिवेंट अगेंस्ट ए, बी एंड सी, बट वॉट एवर इज डन बाई सी इज नॉट रेलिवेंट है, क्योंकि यहां पर सी पार्ट नहीं है कॉन्स्पिरेसी का। लेकिन ए और बी ने जो भी किया है वो ए, बी और सी तीनों के अगेंस्ट रेलिवेंट होगा। उसके बाद फिर कॉन्स्पिरेसी यहां पर ओवर हो जाती है। तो यहां तक जो भी कंडक्ट हुआ है दैट आर रेलिवेंट अगेंस्ट ए, बी और सी, और इसके पॉइंट के बाद भी अगर कोई कंडक्ट होता है, कॉन्स्पिरेसी ओवर होने के बाद भी अगर कोई कंडक्ट होता है, तो दैट विल नॉट बी रेलिवेंट अंडर सेक्शन 10, क्योंकि कॉन्स्पिरेसी ओवर हो चुकी है। तो हमने देखा कि जो भी चीजें हैं, जो भी कंडक्ट किया गया है, जो भी चीज कही गई है, जो भी चीज लिख करके बताई गई है, यानी कि जो स्टेटमेंट्स हैं वो रेलिवेंट होती हैं किसी एक पर्सन के लिए या अगेंस्ट और एनी वन ऑफ देम के लिए, अगर वो कॉन्स्पिरेसी का कभी पार्ट रहे हैं तो। अगर वो कॉन्स्पिरेसी का कभी पार्ट ही नहीं थे, या जिस वक्त वो स्टेटमेंट वगैरह कही गई उस वक्त वो कॉन्स्पिरेसी का पार्ट नहीं थे, तो वो उनके अगेंस्ट रेलिवेंट नहीं रहेगी। जैसे यहां पर ए ने जो भी किया तो बी कॉन्स्पिरेसी का पार्ट नहीं है अभी, तो बी के द्वारा किया गया कोई भी काम ए के अगेंस्ट प्रूव नहीं किया जा सकता। अब बी यहां पर कॉन्स्पिरेसी का पार्ट बन गया है, लेकिन सी अभी यहां पर कॉन्स्पिरेसी का पार्ट नहीं बना, तो ए के द्वारा कोई भी किया हुआ काम यहां पर बी को तो रिस्पॉन्सिबल ठहराएगा, लेकिन सी के द्वारा किया गया कोई भी काम ए और बी को रिस्पॉन्सिबल नहीं ठहराएगा। या मान लीजिए अब यहां पर आकर के ए, बी और सी तीनों कॉन्स्पिरेसी के पार्ट हो गए, लेकिन जो बी है वो हट जाता है कॉन्स्पिरेसी में से, बी हट गया, फिर भी ए और सी के द्वारा कोई भी काम है तो वो बी के अगेंस्ट रेलिवेंट रहेगा, क्योंकि बी कभी तो पार्ट था कॉन्स्पिरेसी का। लेकिन अब बी हट गया है कॉन्स्पिरेसी में से, तो बी के द्वारा किया गया काम जब वो मेंबर नहीं है तो वो ए और सी के लिए रेलिवेंट नहीं होगा। तो जब तक आप कॉन्स्पिरेसी के पार्टनर हैं तब तक आपके द्वारा किया गया काम बाकी कॉन्स्पिरेटर्स के लिए के अगेंस्ट रेलिवेंट होगा। लेकिन अगर एक बार आप कॉन्स्पिरेसी के पार्ट अब नहीं रहे, पहले थे लेकिन अब आप पार्ट नहीं है, तो आपके द्वारा किया गया कोई भी कंडक्ट ए और सी के अगेंस्ट रेलिवेंट नहीं रह जाएगा, लेकिन ए और सी के द्वारा किया गया कंडक्ट आपके अगेंस्ट तो रेलिवेंट होगा, क्योंकि आप कभी तो पार्ट थे कॉन्स्पिरेसी के। आई थिंक यहां तक क्लियर हो गया होगा। अब जैसे मान लीजिए केस है, यहां पर सबसे पहले हम केस करते हैं मिर्जा अकबर वर्सेस किंग एम्परर 1940 प्रीवी काउंसिल का केस है। ये बहुत इंपॉर्टेंट केस है। ये यहां पर एक होता है अली अकबर की वाइफ है जिसका नाम है मेहर तेजा का एक बॉयफ्रेंड होता है जिसका नाम है मिर्जा अकबर और मेहर तेजा के अंदर लेटर्स एक्सचेंज होते हैं, लव लेटर्स एक्सचेंज होते हैं, जिसके अंदर डीप लव की बातें होने के साथ साथ एक प्लानिंग भी होती है, और वो प्लानिंग होती है अली अकबर जो कि मेहर तेजा का हस्बैंड है उसका मर्डर करने की। जो मिर्जा अकबर है, जो बॉयफ्रेंड है मेहर तेजा का, लेडी का, वो एक शार्प शूटर को हायर करता है। शार्प शूटर जो उमर शेख है वो हस्बैंड का यानी कि अली अकबर का मर्डर कर देता है, लेकिन रंगे हाथों पकड़ा जाता है।
वो रंगे हाथों पकड़ा गया। मिर्जा अकबर डर गया। मिर्जा अकबर डर जाता है, वो पुलिस के पास जाता है। वो कहता है उमर शेख क्यों मारेगा, उसके पास क्या मोटिव है, वो बेगुनाह है। तो पुलिस का शक आ जाता है मिर्जा अकबर के ऊपर और मिर्जा अकबर को अरेस्ट कर लिया जाता है। मिर्जा अकबर को अरेस्ट कर लिया जाता है तो लेडी मेहर तेजा को भी अरेस्ट कर लिया जाता है। मेहर तेजा बता देती है कि हाँ उन लोगों ने प्लानिंग करी थी अली अकबर को मारने की। तो कोर्ट के पास कॉन्स्पिरेसी के दो एविडेंस हैं, एक लव लेटर्स जिसमें प्लानिंग हुई थी और एक मेहर तेजा जिसने कन्फेस कर लिया है पुलिस के सामने कि हाँ कॉन्स्पिरेसी हुई थी। तो क्या ये दोनों ही सेक्शन 10 के अंदर रेलेवेंट होंगे या इनमें से कोई एक सेक्शन 10 के अंदर रेलेवेंट होगा? तो जो लव लेटर्स हैं जिसके अंदर प्लानिंग हुई थी, दे वर ट्रांसफर्ड, दे वर एक्सचेंज्ड between them while the conspiracy was going on, but the statement that has been given by the wife to the police was recorded after the conspiracy was over. तो जो कन्फेशनल स्टेटमेंट है वो सेक्शन 10 में रेलिवेंट नहीं होगी क्योंकि वो कॉन्स्पिरेसी ओवर होने के बाद की गई है, लेकिन वो जो लव लेटर है वो सेक्शन 10 में रेलिवेंट होंगे क्योंकि वो तब एक्सचेंज हुए हैं जब कॉन्स्पिरेसी गोइंग ऑन थी, चालू थी। तो आई थिंक ये वाला केस कंफर्म है। फिर इसके बाद नेक्स्ट केस है हमारा अफजल एंड अदर्स वर्सेस स्टेट एंड सिटी ऑफ दिल्ली 2005 सुप्रीम कोर्ट। बहुत ही इंटरेस्टिंग केस है, आप लोग पढ़िएगा इसको गूगल पर। ये पार्लियामेंट अटैक का केस है, इसके अंदर काफी सारे कॉन्सेप्ट्स आप लोगों के क्लियर होंगे क्रिमिनल लॉ से रिलेटेड। फिलहाल तो हम सिर्फ सेक्शन 10 की बात कर रहे हैं अभी यहां पर। इसमें एक अफजल होता है, एक अफजल गिलानी होते हैं, एक शौकत हुसैन होते हैं और उनकी पत्नी अफसान गुरु होती है। दे हैव प्लान्ड एन अटैक ओवर द पार्लियामेंट पर अटैक के 48 घंटे के अंदर अंदर इन सभी को अरेस्ट कर लिया जाता है एंड अ केस ऑफ कॉन्स्पिरेसी वाज कंडक्टेड ओवर देम। ये लोग कन्फेशन दे देते हैं अपना पुलिस को, लेकिन जो कन्फेशन है वो प्रॉपर मैनर में रिकॉर्ड नहीं किया जाता। कन्फेशन रिकॉर्ड करने का प्रॉपर मैनर क्या है वो हम आगे पढ़ेंगे जब हम कन्फेशन पढ़ेंगे। तो अभी हम सिर्फ इतना समझते हैं कि वो कन्फेशन प्रॉपर मैनर में रिकॉर्ड नहीं किया जाता है। फिर जो गिलानी साहब है, they pinpointed the place, they pinpointed the area where they were stayed, where the conspirators were stayed। पुलिस को बताते हैं, वो स्टेटमेंट देते हैं, उस जगह के बारे में बताते हैं जहां पर कॉन्स्पिरेटर्स रुके थे। अब क्वेश्चन ये उठता है कि जो स्टेटमेंट है गिलानी साहब की दी हुई, इज इट रेलिवेंट अंडर सेक्शन 10? तो मिर्जा अकबर का केस याद कीजिए। इट इज नॉट रेलिवेंट अंडर सेक्शन 10 बिकॉज द स्टेटमेंट हैज बीन गिवन आफ्टर द कॉन्स्पिरेसी वाज ओवर। The statement was given after the conspiracy was over. He was only aware of the fact that they were the part of the conspiracy and they have stayed there. तो ये जो उसकी स्टेटमेंट है वो सेक्शन 10 में रेलिवेंट नहीं होगी। यही बातें आपको बताई गई हैं स्टेट ऑफ तमिलनाडु वर्सेस नलिनी 1999 सुप्रीम कोर्ट का केस है जो राजीव गांधी असैसिनेशन के केस से रिलेटेड है। आई थिंक आप लोगों को कॉन्स्पिरेसी का जो टॉपिक है वो अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो हमने क्या डिस्कस किया इसमें, एक बार रिकॉल करते हैं। देयर आर 2 or more persons, देयर मस्ट बी अ रीजनेबल ग्राउंड टू बिलीव दैट देयर वाज अ कॉन्स्पिरेसी, देयर वाज अ प्राइमा फेसाई केस ऑफ कॉन्स्पिरेसी, देयर मस्ट बी अ कॉमन इंटेंशन। ठीक है, उसके बाद इंटेंशन वाज इन्फॉर्म्ड एनी वन ऑफ देम, therefore they are referring to the statements done or written even before the common intention was formed. After first time it is entertained by any one of them, then the statements, acts or done is relevant against them, any one of them or by virtue of the principle of doctrine of mutual agency। उसके बाद हमने ये एग्जाम्पल को भी अच्छे से समझ लिया। आई थिंक आप लोगों को कॉन्स्पिरेसी का टॉपिक अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा और ये केसेस में जो सेक्शन 10 का जो रूल है वो भी अच्छे से समझ में आ गया होगा।
अब हम लोग नेक्स्ट सेशन में करेंगे सेक्शन 11 को। प्लीज आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि आप इस चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। वीडियोस अगर आपको अच्छी लगी हो तो उसको लाइक भी कीजिए और कमेंट सेक्शन में बताइए अगर आप लोगों का कोई सजेशन हो। देखिए, मेरा एम है कि मैं जुडिशियरी की सारी वीडियोस को यूट्यूब पर अपलोड कर सकूं, ताकि जो लोग डिस्टेंस प्लेसेस पर रहते हैं या जो लोग लैक ऑफ फाइनेंसेस की वजह से एक अच्छी कोचिंग को अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, उन लोगों के लिए थोड़ा सा हेल्पफुल हो सकूं। तो प्लीज़ मेरे इस मिशन को सक्सेसफुल बनाने में हेल्प कीजिए और इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाने में मेरी हेल्प कीजिए। थैंक यू।